सभी को नमस्कार। हिंदी के एक नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम उपस्थित हैं संस्कृति पाठ के अभ्यास प्रश्नों के साथ, क्योंकि सर्व कल्याण और त्याग की भावना से युक्त जो है खोजी प्रवृत्ति, वही तो है संस्कृति। और उस संस्कृति से रहन सहन की जो रीति हमने अपनाई, वही सभ्यता कहलाई। और इन दोनों ही शब्दों की कितनी सुंदर, कितनी सरल व्याख्या भदंत आनंद कोशल्यायन जी ने हमें बताई। तो आगे बढ़ने से पहले तो चलिए जल्दी से एक बार दोहरा लेते हैं जो मुख्य मुख्य बातें इस पाठ में उन्होंने हमें समझाई। भदंत आनंद कोशल्यायन जी, जिन्हें की हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया गया, और उन्होंने सभ्यता और संस्कृति के विषय में हमें इस पाठ में यह बताया कि यह एक ऐसा निबंध है जिसमें सभ्यता और संस्कृति जैसे महत्वपूर्ण शब्दों के वास्तविक अर्थ और उसकी व्यापकता को रेखांकित किया गया। सभ्यता संस्कृति का परिणाम है और संस्कृति का विकसित रूप है। अपनी बुद्धि और विवेक के आधार पर नए तथ्यों की खोज करने वाला तथा उसे आगामी पीढ़ी को सौंपने वाला मानव संस्कृत होता है, जबकि सभ्य मानव उन्हीं तथ्यों का आधार बनाकर उसका विकास करता है और अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। साथ ही साथ इस पाठ में लेखक बताते हैं कि संस्कृति का संबंध मानव कल्याण से है। संस्कृति में जब कल्याण की भावना नहीं होती, तब वह असंस्कृति बन जाती है, और असंस्कृति हमेशा असभ्यता को जन्म देती है, जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं। वह ना तो संस्कृति है और ना ही सभ्यता। मानव संस्कृति परिवर्तनशील, अविभाज्य और सदैव कल्याणकारी है। ये सारी बातें हम इस पाठ में पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आज हम अभ्यास करेंगे कि इस पाठ के आधार पर बहुविकल्पी प्रश्न कैसे बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला बहुविकल्पी प्रश्न। इस प्रश्न में ये पूछा गया कि संस्कृति पाठ के लेखक का मूल नाम क्या है। 4 आपके सामने यहाँ विकल्प हैं। एक तो आनंद दास, दूसरा हरिनाम दास, तीसरा रामदास और चौथा सतनाम दास। आपको याद आ गया होगा क्योंकि लेखक परिचय तो आप पहले ही जान चुके हैं। सही इसका उत्तर है मूल नाम हरिनाम दास। अगला प्रश्न, लेखक भदंत आनंद कोशल्यायन द्वारा किया गया कौन सा अनुवाद बहुत चर्चित हुआ। जातक कथाएं, बौद्ध धर्म दर्शन, जैन धर्म दर्शन या उपर्युक्त सभी। तो बहुत चर्चित में जिसका नाम लिया जा सकता है वह है जातक कथाएं, क्योंकि जातक कथाएं ऐसी कथाएं हैं जो गौतम बुद्ध के जीवन पर हैं। बहुत ही मनोरंजक तरीके से इसमें नीति और धर्म की बातें समझाई गई हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत व्यक्ति से लेखक का क्या तात्पर्य है। पढ़ा लिखा व्यक्ति, नए तथ्यों या विचारों की खोज करने वाला व्यक्ति, अंग्रेजी बोलने में दक्ष या उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, नए तथ्यों या विचारों की खोज करने वाला व्यक्ति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पाठ के अनुसार संस्कृति क्या है। नई वस्तुओं का आविष्कार, आविष्कार करने की योग्यता अथवा प्रवृत्ति, आधुनिक पहनावा या फिर महंगा भोजन। तो इसका सही उत्तर होगा आविष्कार करने की योग्यता अथवा प्रवृत्ति। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। लेखक के अनुसार जब संस्कृति से कल्याण की भावना समाप्त हो जाती है तो वह क्या बन जाती है। असंस्कृति, अपसंस्कृति, असभ्यता या फिर अपसभ्यता। तो इसका सही उत्तर होगा असंस्कृति। अगला प्रश्न, संस्कृति किससे मजबूत और समृद्ध होती है। एकता, प्रेम के भाव, त्याग की भावना या उपर्युक्त सभी से। तो सही उत्तर है उपर्युक्त सभी से। और अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। न्यूटन को लेखक क्या मानता है। संस्कृत मानव, सभ्य मानव, असभ्य मानव या फिर सुशिक्षित मानव। सही उत्तर है
संस्कृत मानव। अगला प्रश्न, मोती भरा थाल से लेखक का क्या अभिप्राय है? मोतियों से भरी थाली, तारों से भरा आकाश, बहुत कीमती वस्तु या फिर दिखावटी वस्तु? सही उत्तर है तारों से भरा आकाश। तो आपने इतने सारे बहुविकल्पी प्रश्न समझ लिए, अब आपको पता चल गया होगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं वर्णनात्मक प्रश्नों की ओर, जिसमें कि आपको थोड़ा सा विस्तार से अपनी बात को कहना होता है। तो पहला प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई है? हमें लेखक की दृष्टि से बताना है। तो इसका उत्तर होगा, लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति शब्दों की सही समझ अब तक इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि लोग सभ्यता और संस्कृति शब्दों का प्रयोग करते तो खूब हैं, पर वे उनके अर्थ के बारे में भ्रमित रहते हैं, यानी उन्हें सही सही अर्थ का अंदाजा ही नहीं होता। वे इनके अर्थ को जाने समझे बिना मनमाने ढंग से इनका प्रयोग करते हैं। इन शब्दों के साथ भौतिक और आध्यात्मिक विशेषण लगाकर इन्हें और भी भ्रामक बना देते हैं। ऐसी स्थिति में लोग इनका अर्थ अपने अपने विवेक यानी अपनी अपनी समझ से लगा लेते हैं। इससे स्पष्ट है कि इन शब्दों के सही अर्थ की समझ अब तक विकसित नहीं हो पाई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति उसे कहा जा सकता है जो अपना पेट भरा होने तथा तन ढका होने पर भी निठल्ला नहीं बैठता। वह कुछ ना कुछ करता ही रहता है। वह अपने विवेक और बुद्धि से किसी नए तथ्य का दर्शन करता है और समाज को अत्यंत उपयोगी आविष्कार देकर उसकी सभ्यता का मार्ग प्रशस्त करता है। उदाहरणार्थ, न्यूटन संस्कृत व्यक्ति था जिसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की। इसी तरह सिद्धार्थ मानवता को सुखी देखने के लिए अपनी सुख सुविधाओं को छोड़कर जंगल में चले गए। यानी जो अपने सुख सुविधा की परवाह नहीं करते, अपितु लोगों के लिए त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उन्हीं को ही हम क्या कहेंगे? संस्कृत व्यक्ति। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। न्यूटन को संस्कृत मानव कहने के पीछे कौन से तर्क दिए गए हैं? न्यूटन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों एवं ज्ञान की कई दूसरी बारीकियों को जानने वाले लोग भी न्यूटन की तरह संस्कृत नहीं कहला सकते। क्यों? यानी न्यूटन ने जो सिद्धांत दिए, उन सिद्धांतों को यदि हम जानते हैं तो क्या हम भी संस्कृत हैं? लेकिन लेखक ऐसा नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? इसका कारण यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं हम। लेखक के अनुसार न्यूटन को संस्कृत मानव कहने के पीछे यह तर्क दिया गया है कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत संबंधी नए तथ्य का दर्शन किया और इस सिद्धांत की खोज की। यानी सबसे पहले न्यूटन ने ही बताया था कि धरती के अंदर आकर्षण बल होता है जिससे वह प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। नई चीज की खोज करने के कारण न्यूटन संस्कृत मानव था, क्योंकि खोजी प्रवृत्ति सबसे बड़ी भूमिका निभाती है संस्कृत मानव होने के लिए। कुछ लोग जो न्यूटन की पीढ़ी के हैं, वे न्यूटन के सिद्धांत को जानने के अलावा अन्य बहुत सी उन बातों का ज्ञान रखते हैं जिनसे न्यूटन सर्वथा अनभिज्ञ था। अनभिज्ञ यानी अनजान था, जिसकी जानकारी उसे नहीं थी। परंतु उन्हें संस्कृत मानव इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि उन्होंने न्यूटन की भांति किसी नए तथ्य का आविष्कार नहीं किया। ऐसे लोगों को संस्कृत मानव नहीं बल्कि सभ्य मानव कहा जा सकता है। जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा कि उसी संस्कृति के आधार पर जो रीति हमने अपनाई, जो रहन सहन की रीति हम अपना रहे हैं, वो सभ्यता है, संस्कृति नहीं है। आगे बढ़ते हैं। किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा? ये हमने स्वयं विचार करना है कि कैसे हुआ होगा, अपनी कल्पना शक्ति से सोच करके देखना है। सुई धागे का आविष्कार जिन दो महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया वे हैं, एक तो अपने शरीर को शीत और उष्ण मौसम से सुरक्षित रखने के लिए कपड़े सिलने हेतु। शीत यानी ठंड, उष्ण यानी गर्मी। और अगला है मनुष्य द्वारा सुंदर दिखने की चाह में अपने शरीर को सजाने के लिए, क्योंकि
इससे पूर्व यह छाल और पेड़ के पत्तों से कार्य किया करता था, यानी अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़े नहीं, वृक्षों की छाल या पेड़ के पत्ते, इनका प्रयोग होता था। और जब सुई धागे का आविष्कार हो गया तो उन्हें सिल करके वस्त्र बनाए जाने लगे, जिससे कि वह अपने शरीर को ढकने लगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है? इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे? तो यहाँ आग की खोज के विषय में हमने विचार करना है। आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज इसलिए मानी जाती है क्योंकि इससे मनुष्य की जीवन शैली और खान पान में बहुत बदलाव आया। दूसरे मनुष्य के पेट की ज्वाला अधिक सुविधाजनक ढंग से शांत होने लगी। इससे उसका भोजन स्वादिष्ट बन गया तथा उसे सर्दी भगाने का भी साधन मिल गया। इसके अलावा प्रकाश और आग का भय दिखाने से जंगली जानवरों के खतरे में भी कमी आई। आग ने मनुष्य के सभ्य बनने का मार्ग भी प्रशस्त किया। इसकी खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत, अब ये तीनों हम एक साथ ले रहे हैं, पेट की ज्वाला, सर्दी से मुक्ति, प्रकाश की चाहत और जंगली जानवरों के खतरे में कमी। तो ये सारे उत्तर एक साथ आ गए। अब अगले प्रश्न की ओर हम जाएंगे। मानव की जो योग्यता उससे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति? इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा संस्कृति का कल्याण की भावना से गहरा नाता है। इसे कल्याण से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। यह भावना मनुष्य को मानवता हेतु उपयोगी तथ्यों का आविष्कार करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसे में कोई व्यक्ति जब आत्मविनाश के साधनों की खोज करता है तथा उससे आत्मविनाश करता है, तब यह असंस्कृति बन जाती है। आत्मविनाश के साधन जैसे बम बना लेना, बारूद तैयार कर लेना, ये सभी आत्मविनाश के साधन हैं। तो ऐसी संस्कृति में जब कल्याण की भावना नहीं होती, तब वह असंस्कृति का रूप ले लेती है। ये प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। आप इन प्रश्नों को अच्छे से देखिए, तैयार कीजिए, ताकि आपको ये पूरा पाठ अच्छी तरह से समझ आ जाए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।